सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा सेकंड वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए अभी हाल ही में किसने फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो फसल बीमा जागरूकता अभियान इसकी शुरू अभी 1 जुलाई 2021 को की है। किसने? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो आपको बताया 2023 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसके लिए एक महोत्सव है, अमृत महोत्सव, क्या आपने सुना होगा। और उसी महोत्सव का एक हिस्सा है ये अभियान। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लोगों को जागरूक करना। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसकी शुरुआत होती है कब? 13 जनवरी 2016 को। और इसके लिए जो प्रीमियम की राशि रखी गई है वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% है, बागवानी की फसलों के लिए 5% है। और किसानों से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान योजना, जिसे आप कृषक सम्मान निधि योजना भी बोलते हो। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसको शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है, साल में 2-2 हजार रुपए करके किसानों को 3 किस्तों में टोटल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और आपको याद होगा इसी योजना के अंतर्गत बेस्ट सिटी का अवार्ड जीता था किसने? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ने। एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी है जिसकी शुरुआत होती है कब? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। अभी पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु योजना को फिर से रिलॉन्च किया था। मतलब इसमें जो सहायता राशि दी जाती थी पहले 5,000 रुपए, अब उसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखो। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने निपुण भारत पहल को शुरू किया है? तो इसको शुरू किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। रमेश पोखरियाल निशंक जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे। और अब हमारे शिक्षा मंत्री कौन बन गए हैं? अभी कैबिनेट मिनिस्टर सारे चेंज हो चुके हैं, सारे मतलब कुछ एक चेंज हो चुके हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री बदल दिए गए। बताओ शिक्षा मंत्री कौन बन गए? शिक्षा ही धर्म है, ये लाइन याद रखना, शिक्षा ही धर्म है। तो धर्म से आ जाएगा धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। तो ये जो निपुण भारत पहल है इसका उद्देश्य क्या है? 2026-27 तक कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के अंदर अंक गणित को सीखने समझने की क्षमता विकसित करना, यानी कि बेसिक एजुकेशन ऑफ न्यूमरल नॉलेज बच्चों के अंदर डेवलप करना। यहाँ पे निपुण का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखो, शिक्षा से आपको याद आना चाहिए अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, है ना, वो तो मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा इसे कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, और आप आंसर कर ही दोगे, हिमाचल प्रदेश बना था। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? कस्तूरी रंगन समिति, ये याद रखना। और अगर पूछा जाए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो सार्थक योजना। और बताओ किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा केरल ने। अभी साल्ट योजना किसने शुरू की थी?
आंध्र प्रदेश ने, जिसका उद्देश्य भी शिक्षा से रिलेटेड ही है, मूलभूत शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसा कुछ है ना। और जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। तो याद रखना यहाँ पे, साथ साथ ये भी नए शिक्षा मंत्री बन गए आपके धर्मेंद्र प्रधान। एक लाइन याद रख लो, शिक्षा ही धर्म है, बस खत्म। बताइए अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। अच्छा पहले तो आप ये समझो कि ये दरबार मूव प्रथा है क्या। तो आपको पता है कई कई राज्यों में मौसम बदलने के साथ ही हर 6 महीने में जो राजधानी है वो बदल दी जाती है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर की भी 2 राजधानी है। तो राजधानी बदलने की इस प्रक्रिया को ही दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। देखो जम्मू कश्मीर की 6 महीने जो राजधानी रहती है वो श्रीनगर, यानी कि समर कैपिटल इसकी श्रीनगर है, ऐसे बोलते हो ना आप, विंटर कैपिटल इसकी जम्मू है। और राजधानी बदलने की ये जो परंपरा है ये 1862 में डोगरा शासक गुलाब सिंह ने शुरू की थी। अब राजधानी बदलने से प्रॉब्लम क्या होती है, तो राजधानी बदलने से कार्यालयों के जो भी सामान है, जो भी ऑफिसर हैं, उनको मूव करना पड़ता है। और एक बार में राजधानी बदलने में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आप देख लो, साल में 2 बार राजधानियां बदल रहे हो, लगभग 200 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो अब इस प्रथा को ही खत्म कर दिया, जिससे डायरेक्ट आपकी ये जो 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे केवल राजधानी को इधर से उधर बदलने में, वो आपके सीधे सीधे बच जाएंगे। तो इससे ये फायदा होगा। तो याद रखना भी किसने दरबार मूव प्रथा को खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर ने। अच्छा बताओ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये कहां पे शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और खेलो इंडिया शीतकालीन राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन ये कहां पे हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण कहां पे होना है, तो हरियाणा के पंचकुला में होना है। और वैसे 2021 में नवंबर में होना था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया, अभी फरवरी 2022 में होगा। और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये होना है आपका कर्नाटक में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गांव जहां सभी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण किया गया, तो वे गांव कौन सा है, वेयान गांव है, जम्मू कश्मीर का ही है। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में बोल्ड परियोजना, प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू हुआ है, तो आंसर होगा राजस्थान में। बोल्ड का मतलब क्या हो गया, बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। तो अभी हाल ही में खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने, किसने, खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीकरण को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान के उदयपुर जिले के निकल मांडला गांव में ये बोल्ड नाम से एक परियोजना शुरू की है। और याद रखना ये देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें होगा क्या, इसमें असम से जो बांस के 5000 पौधे लाए गए हैं, उन्हें राजस्थान में लगभग 25 बीघा खाली शुष्क भूमि पे लगाया जाएगा। और बांस ही क्यों लगा रहे हैं, तो कि जो बांस होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और जो बांस होते हैं वो पानी का संरक्षण करते हैं, और भूमि की सतह से पानी के वाष्पीकरण उसको भी कम करने में ये मदद करते हैं। और इस तरह से केवीआईसी ने एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक संख्या में बांस के पौधे लगाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो समझ में आ गया बांस के पौधे ही क्यों लगा रहे हैं, मतलब इससे फायदा ये होने वाला है कि मरुस्थलीकरण कम होने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा बांस को आदिवासी लोग काट कर बेच भी सकेंगे, क्योंकि ये 1 आध साल में बड़े हो जाते हैं। तो आदिवासी लोग इसको काट देंगे, नए उगा देंगे, फिर उनको बेच देंगे, उससे उनकी आजीविका भी चलती रहेगी। तो इससे 2 फायदे हो जाएंगे। बांस याद रखना एक प्रकार की घास है, घास के अंदर आती है, ये पेड़ नहीं है ये। चलो आप तो यही बता दो वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये कब होता है, ये भी बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। चलो ये मैं बता देता हूँ, 17 जून को मनाते हैं वर्ल्ड बैम्बू डे, आप बता दो। और झीलों का शहर ये कहा जाता है उदयपुर को। और झीलों का देश किसको कहा जाता है ये बताओ, ये फिनलैंड को कहा जाता है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए अभी किसे लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 ये दिया गया था, तो श्याम सुंदर जादी को, ये राजस्थान के ही हैं। अभी आपको याद होगा राजस्थान ने ही चिरंजीवी योजना शुरू की थी, घर घर औषधि योजना राजस्थान में शुरू हुई थी। चलिए आप तो ये बताइए किस राज्य के द्वारा वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो आंसर होगा राजस्थान के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि आपको मिलेगा राजस्थान के बूंदी में। और भारत का पहला राज्य जिसने जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा को शुरू किया, तो वो भी राजस्थान ही है। अबे राजस्थान की जो कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर, उससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है, याद रखना ये भी। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, और चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती।
फिर बताइए किसे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है? तो आंसर होगा मरियप्पन थंगावेलु। तो पैरा हाई जंपर है मरियप्पन थंगावेलु, इनको अभी टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। इनका नाम आपने पिछले साल भी सुना होगा, जब 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के लिए 5 खिलाड़ियों को चुना गया था, उसमें से एक ये भी थे। और वैसे वो 5 खिलाड़ी कौन कौन से थे ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रोहित शर्मा, जिनका संबंध क्रिकेट से है, विनेश फोगाट रेसलर हैं, रानी रामपाल हॉकी प्लेयर है, मणिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, और ये हैं पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु। चलिए आप तो ये बताइए, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अभी भारतीय सेना के एथलीट कौन बने थे 400 मीटर बाधा दौड़ में? नाम है एमपी जाबिर। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है, तो माना पटेल। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले पैरा एथलीट कौन है जिन्हें पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये 1972 की बात है। तैराकी में मुरलीकांत पेटकर ने जीता था। लेकिन ध्यान रखना, पहले भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी जिन्होंने 2 बार गोल्ड जीता है पैरालंपिक्स में, उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया, जेवलिन थ्रोवर है ये। और पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किन्हें कहा जाता है? सर लुडविग गुट्टमन को। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर ल्यूजैन स्विट्जरलैंड में है, इसके अध्यक्ष है थॉमस बाक। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सर्बिया में सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा निहाल सरीन ने। ये सर्बिया में हुआ था टूर्नामेंट, सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट इसको बोलते हैं, जिसको जीत लिया किसने? निहाल सरीन ने। ये भारतीय हैं। सर्बिया, देखो सर्बिया की कैपिटल क्या होती है? बेलग्रेड होती है। और सर्बिया के एक महान टेनिस प्लेयर आपको मिलेंगे सर्बिया से, नोवाक जोकोविच उनका नाम है। और नोवाक जोकोविच, देखो आपको याद होगा इस साल 3 ग्रैंड स्लैम हो गए, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। उन तीनों में मेन सिंगल टाइटल इन्होंने ही जीता है। अब आपका ये प्रश्न बन जाता है कि इन तीनों में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है, क्योंकि ये नाम आपको पता होने चाहिए, यहां से प्रश्न बनेंगे भैया। तो कम से कम जहां से प्रश्न बने और जहां से श्योरिटी हो, तो वो चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। सर्बिया की कैपिटल है सर्बियन दिनार। और चेस से आपको याद होगा दुनिया के अभी सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन? अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के हैं मतलब। और अगर ऐसे पूछूं कि भारत में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश है। और दुनिया में ये तीसरे सबसे युवा हैं डी गुकेश। और अभी हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं, और डी गुकेश भी तमिलनाडु से हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर का नाम तो आप जानते ही हो, विश्वनाथ आनंद है। इनकी पिछले साल ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था माइंड मास्टर। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। अच्छा, अगर एग्जाम में मान लो पूछ ले देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताओ, तो आंसर क्या होगा? एस विजय लक्ष्मी। और अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली चेस अकेडमी कहां पे खुल रही है, तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। देखो चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं फिडे, और इसका हेडक्वार्टर है लुजैन स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी है। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अच्छे काम को हमेशा अप्रिशिएट करा करो। और हाँ, मदद करने के लिए प्लीज इसे शेयर जरूर करें। आपको बताएं व्यूज हमारे आते नहीं है तो बहुत मोटिवेशन की जरूरत होती है, बिना व्यूज के इतनी मेहनत से वीडियोस को बनाना। व्यूज नहीं आते हैं इसलिए बहुत सी बार, कभी कभी नहीं बहुत सी बार इच्छा ही नहीं होती कि इसको कंटिन्यू करें, स्टॉप कर देते हैं। लेकिन फिर आप लोगों के कमेंट पढ़ करके लगता है कि चलो ठीक है। लेकिन प्लीज कम से कम जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं या जिन लोगों को ये वीडियोस पसंद है, आप लोग तो सपोर्ट करो। कम से कम अपने दोस्तों तक, जो भी आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम अगर यूज़ करते हो तो उसके थ्रू आप अपने दोस्तों तक इन्हें शेयर करो। व्हाट्सएप स्टेटस पे आप इन वीडियोस के लिंक को लगा सकते हैं, इन वीडियोस के फोटो को लगा सकते हैं। इसमें तो आपका कोई चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है। तो अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक बार करके देखो, ऐसा अच्छा लगेगा। बताइए, हाल ही में किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। तो मैक्स वर्स्टपन ये नीदरलैंड के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अच्छा, किस कार कंपनी के ये ड्राइवर हैं? रेड बुल के ये ड्राइवर हैं। अच्छा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है? वियना होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वियना ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है।
और वियना में आपको किस किस का हेडक्वार्टर मिलेगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का मिलेगा और ओपेक का हेडक्वार्टर भी आपको वियना में मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना। और देखो, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, अभी तक जितनी भी आपकी फॉर्मूला 1 रेस हुई है उनकी क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर के आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये इतनी सारी हो गई है, इनको याद कैसे करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखो, अभी 2-3 टॉपिक तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 8 राज्यों के गवर्नर चेंज हुए, अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स बने, नए बने थे 15, और उसके अलावा 2-3 और के जो मिनिस्ट्रियां हैं वो चेंज हो गई थी। एक ये फॉर्मूला 1 रेस हो गई। तो ये तो मतलब वो टॉपिक है जो आपको याद होने चाहिए किसी भी कीमत पे। तो गवर्नर्स और मिनिस्टर्स पे तो मैंने याद कराने के लिए एक ट्रिकी वीडियो भी अपलोड कर दिया, इनकी क्विज भी मैंने बना करके अपलोड कर दी। तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाओ, उसे खोलो, वहां पे आपको क्विज मिल जाएगी और उसे जितनी बार हो सकता है उतनी बार लगाओ। शुरुआत में अगर आप लगाओगे तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो, गलतियां हो। मान लो आपने एक बार क्विज लगाई, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, फिर आप वापस से क्विज लगाओ, तो पिछली बार जो क्वेश्चन गलत हुआ था इस बार आपको याद रहेगा ना कि उसका आंसर क्या था, तो फिर दूसरी बार आप वो गलती नहीं करोगे। मान लो दूसरी बार भी गलती कर दी तो तीसरी बार जब आप लगाओगे तो तीसरी बार वो गलती नहीं करोगे। मान लो तीसरी बार भी गलती कर दी तो चौथी बार नहीं करोगे, 5वीं बार नहीं करोगे। अरे एक समय तो ऐसा आएगा जब आप गलती नहीं करोगे, उसे सही करोगे। तो क्विज का ये बेनिफिट होता है, तो क्विज लगाते रहा करो। सबसे कम समय लगता है, वीडियो देखने में ज्यादा समय लगता है, मान सकते हैं, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, बार बार नहीं देख सकते इतना समय लगा करके, लेकिन क्विज लगाओ। क्विज में 1-2 मिनट, 2-3 मिनट लगते हैं और आपको चीजें फटाफट से रिवाइज होती चलती है। तो आपको सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। तो भारत की कप्तान है ये मिताली राज, और इन्होंने अभी इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़ करके सभी फॉर्मेट में महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली ये खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? मिताली राज। अच्छा, शेफाली वर्मा से कुछ याद आता है क्या? अभी सभी प्रारूपों में यानी कि सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बनी है ये। उसके अलावा स्मृति मंधाना की बात करेंगे, आपको याद होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी अभी। और झूलन गोस्वामी की बात करेंगे तो ये ओडीआई में 200 विकेट लेने वाली विश्व की पहली क्रिकेटर बनी है। और मिताली राज से और क्या याद आता है आपको? मिताली राज, अभी मार्च की बात है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी ये बनी थी। चलो आप तो ये बता दो, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी कोच कौन बने थे? तो याद रखना, रमेश पंवार बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए अभी किस भारतीय बल्लेबाज को 21वीं सदी का महानतम टेस्ट क्रिकेटर घोषित किया गया, तो आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर को। और बॉलर में बात करेंगे तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधर। और अगर आपसे पूछा जाए कि दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, इनका नाम है एलिसा पेरी। और पुरुषों में बात करेंगे तो विराट कोहली आंसर होगा। और T20 में पुरुष क्रिकेटर किसको चुना गया था? राशिद खान को चुना गया था। और टेस्ट क्रिकेट में पूछेंगे तो स्टीव स्मिथ को। उसके अलावा दशक का खेल भावना दिखाने का पुरस्कार किसे मिला था? महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो सिर्फ पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज कराए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा कार्स्टन वॉरहोल्म। तो नॉर्वे के 25 साल के एथलीट हैं ये कार्स्टन वॉरहोल्म, और अभी इन्होंने बिस्लेट खेलों के दौरान 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय से चले आ रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहले ये रिकॉर्ड 29 साल तक अमेरिका के हर्डलर केविन यंग के नाम था, और उनका रिकॉर्ड टाइमिंग कितना था? 46.78 सेकेंड, जिसे अभी वॉरहोल्म ने तोड़ दिया, और इनका रिकॉर्ड टाइम कितना है? 46.70 सेकेंड। अच्छा, 400 मीटर बाधा दौड़ हर्डल रेस से आपको कुछ याद आता है क्या? अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे MP जबीर, उनका नाम है, 400 मीटर बाधा दौड़ में। बाकी सिफान हसन, ये नीदरलैंड की 28 साल की धाविका हैं जिन्होंने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बाकी कैली मैककियोन ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और शेली एन फ्रेजर प्राइस जमैका की धाविका हैं, और अभी 100 मीटर में विश्व की दूसरी सबसे तेज धाविका ये बनी थी। पहली कौन है? यूएसए की फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर है। फिर बताइए, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होंगे? तो 2 जने हैं, MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह।
अब देखो यहाँ पे एक और चीज क्लियर करने की जरूरत है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे ये दोनों। कौन दोनों? बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और हमारे जो हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। लेकिन समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। ये बात माइंड में क्लियर रखना। अच्छा फिर ये बताओ, टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक कौन है? मरियप्पन थंगावेलु हैं। ये हाई जंपर हैं, तमिलनाडु से हैं। और 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था 5 खिलाड़ियों को, उसमें से एक ये भी थे। बाकी देखो टोक्यो ओलंपिक से कुछ नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि अशोक कुमार का नाम टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी का नाम याद रखना, ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है, वेटलिफ्टर हैं ये। और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी इनको बनाया गया है। और ओलंपिक खेलों के इतिहास में क्वालिफाई करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बने कौन? लॉरेल हब्बार्ड, न्यूजीलैंड के हैं, ये वेटलिफ्टर हैं और महिलाओं की कैटेगरी में खेलेंगे इस बार ये। फिर बताइए, अभी हाल ही में 2021 महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा होव युफान ने। होव युफान ये चाइना के शतरंज प्लेयर हैं और अभी इन्होंने FIDE-Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। और इसमें इन्होंने किसको हराया? भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली को हराया है। तो याद रखना, होव युफान ये एक चीनी शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं और 4 बार की महिला विश्व शतरंज चैंपियन भी हैं। और वे ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए क्वालिफाई करने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी भी हैं ये। अच्छा, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने थे? अभिमन्यु मिश्रा बने थे, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का नाम डी गुकेश है, जो कि दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे युवा हैं, तमिलनाडु से हैं। और 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण है, वो भी तमिलनाडु से हैं। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर। और देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजय लक्ष्मी है। इतनी बार बता दूंगा मैं आपको, इतनी बार बता दूंगा कि ये सारी चीजें आपको ये वीडियो देखने मात्र से ही रट जाएगी। अच्छा, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी बताओ फिर कौन सी है? फिडे है। फिडे का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी मिलेगा। और वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं कब? 20 जुलाई को। और जो आपका चेस का बोर्ड होता है उसमें जो स्क्वायर कॉलम होते हैं छोटे छोटे, वो कितने होते हैं? 64 होते हैं। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? भुवनेश्वर में। फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रोइंग अप बाइडेन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा वेलेरी बाइडेन ने। वेलेरी बाइडेन ओवेन, ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी सिस्टर है। और उन्होंने अपनी इस किताब को लिखा है, जिसे अप्रैल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। बाकी जेके रॉलिंग द क्रिसमस पिग नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा। और प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड नाम से बुक लिखी। अच्छा, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति का नाम क्या है? कमला हैरिस है। और 3 बुक इनके नाम से भी याद रखना आप। इनकी 3 बुकों के नाम क्या हैं? सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, द ट्रुथ वी होल्ड और स्मार्ट ऑन क्राइम। फिर बताइए, किसने नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिजन नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा धवल कुलकर्णी ने। तो महात्मा गांधी जी की हत्या करने वाले नाथुराम गोडसे के जीवन और अज्ञात पहलुओं, विचारधाराओं और प्रेरणाओं के बारे में बताया जाएगा इस बुक में, जिसे लिखा है धवल कुलकर्णी ने। ये मुंबई के पत्रकार हैं और इस बुक का नाम है नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी के हत्यारे। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। बाकी ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ वदर नाम की बुक को लिखा। और अमर्त्य सेन ने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक लिखी। और सलमान रुश्दी ने लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को लिखा। फिर आपको बताना है, हाल ही में जारी पुस्तक ऑपरेशन खुकरी के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। देखो, अफ्रीका में एक देश आपको मिलेगा सियरा लियोन। तो वहां पे चल रहा था गृह युद्ध। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने एक शांति सेना तैयार की थी, जिसमें भारतीय सैनिक भी शामिल थे। लेकिन फिर क्या हुआ था, वहां के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया था और उन्हें बंदी बना लिया था। उसके बाद भारत ने ब्रिटेन से और अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने मदद देने से मना कर दिया। उसके बाद भारत का दिमाग सनक गया और फिर उन्होंने ऑपरेशन खुकरी को अंजाम दिया, जिसमें भारतीय सेना ने अकेले विद्रोहियों के घर में घुस घुस कर उनको मारा। और इस ऑपरेशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जनरल वीके जेटली ने इसका नेतृत्व किया। तो अब उस मिशन में भारतीय सेना की बहादुरी की कहानी बताएगी ये पुस्तक,
जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। और इस बुक को लिखा है किसने? मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने। और ये जो बुक है ये हवलदार कृष्ण कुमार को समर्पित है, जो भारत के एकमात्र वीर योद्धा थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई थी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे, जैसे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने सियाचिन पर अधिकार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था, तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 की बात है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो। और कारगिल युद्ध में विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन विजय 1999 की बात है। अच्छा, याद रखना 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए एक जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम भी ऑपरेशन विजय ही था, तो यह भी ध्यान रखना। बाकी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन ऑल आउट। और 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें बचाव और राहत के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन मैत्री। वैसे मैत्री एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं, तो याद रखना थाईलैंड के साथ करते हैं। लेकिन मित्र शक्ति पूछा जाएगा तो वो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। लेकिन केवल शक्ति पूछा जाएगा तो वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। और ऑपरेशन शक्ति तो आपको पता ही है, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला कब हुआ था? 1974 में हुआ था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। चलो आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पे, आप बताओ गरुड़ शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम किस देश के साथ करते हैं? अभी हम बढ़ते हैं आगे, आप आंसर बताओ। फिर बताइए इंडिया टू द रेस्क्यू नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा सुशांत सिंह और श्रुति राव ने। तो पत्रकार हैं सुशांत सिंह और लेखिका हैं ये श्रुति राव, और इन्होंने इंडिया टू द रेस्क्यू नाम से एक नई बच्चों की किताब लिखी है। बाकी अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को इन्होंने लिखा, का नाम याद रखना। एक सलमान रुश्दी का नाम याद रखना, लैंग्वेजेस टू द ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को लिखा। अमिताभ घोष का नाम याद रखो, लिविंग माउंटेन नाम से बुक लिखी इन्होंने। और रवि शास्त्री का नाम याद रखो, इनकी पहली किताब आई है जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और कुछ और नाम मैं आपको बताऊं, शरण कुमार लिम्बाले हो गया, 30वां सरस्वती सम्मान मिला इन्हें मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे, 30वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार मिले इनको इनके उपन्यास तस्लिमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये सारे नाम जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, अभी रिसेंटली न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक को किसने लिखा? कविता राव ने लिखा है। और ये जो बुक है ये भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को बताती है जिन्हें अक्सर इतिहास के द्वारा अनदेखा किया जाता था। और देखो, डॉक्टर से याद आएगा, नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। इंटरनेशनल नर्स डे पूछूंगा तो 12 मई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे भी याद रखो, 5 मई को मनाया जाता है। अभी सुदीप मिश्रा ने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है उसका? फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। काजल सूरी ने हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा। नीना गुप्ता ने सच कहूं तो, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर बताइए अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी को। तो याद रखना है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बन गए। इनसे पहले कौन थे? तीरथ सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब उत्तराखंड के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इस साल इनकी उम्र है। ये उधम सिंह नगर जिले के खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। बाकी विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स में नए वाइस चीफ बने। ये नरेंद्र बत्रा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के दोबारा से अध्यक्ष बने। और मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की पत्रकार हैं जिन्होंने 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में। अच्छा, ध्यान रखना, उत्तराखंड में आपको 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी, एक तो नंदा देवी और एक है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर। और आपको याद होगा उत्तराखंड के रानीखेत में एक एक्सरसाइज भी हुआ था, डस्ट लिक नाम का एक्सरसाइज। चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप तो ये बता दीजिए ये डस्ट लिक नाम का एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच में हुआ था? एक तो भारत ही हो गया, किस देश के साथ हुआ था ये बताओ। वैसे अभी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? MK स्टालिन बने। दवित्र मुनेत्र कड़कम पार्टी है इनकी। पश्चिम बंगाल की तो ममता बनर्जी बन गई। केरल के पिनाराई विजयन फिर से बन गए। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट इनकी पार्टी है। असम के हेमंत बिस्वा शर्मा बन गए। और पुडुचेरी के रंगास्वामी बने हैं। बाकी भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया।
भारत का पहला जो नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। लेकिन पूरे विश्व का पहला नेशनल पार्क पूछेंगे तो येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि है यूएसए का। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सतीश अग्निहोत्री को। बाकी जगजीत पावड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने, और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। बाकी विक्रमजीत सेन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के ये अध्यक्ष बने, और वैसे अभी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल के क्या हो गया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट बनी है 38 नंबर की। फिर बताइए, अभी हाल ही में अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा अयमन बेनाबदराहमान। बड़ा अजीब नाम है, समझ में नहीं आता इनके घर वाले इनको कैसे बुलाते होंगे। अयमन बेनाबदराहमान ये एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी कैपिटल अल्जीरिया होती है, और करेंसी अल्जीरियन दिनार है। बाकी नेफ्ताली बेनेट आप जानते हो इजराइल के प्रधानमंत्री बने, और इजराइल के प्रेसिडेंट कौन बने? इसाक हरजोग। बाकी इब्राहिम रईस ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने, और गुइलर्मो लासो इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने। बताइए, अभी कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो आप सभी जानते हो थावरचंद गहलोत बन गए हैं। अभी 8 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, और देखो 8 में से 4 में तो बिल्कुल नए बने हैं, और 4 में अदला बदली कर दी गई है। तो पूरी लिस्ट में आपको बता देता हूं कौन कौन कहां पे क्या क्या बने हैं। कर्नाटक के तो राज्यपाल ये बन गए थावरचंद गहलोत, जो अब तक आप जानते हो हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, अभी नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन बन गए हैं? अब कर्नाटक में तो ये नए गवर्नर बन गए। मध्य प्रदेश में कौन बन गए? मध्य प्रदेश में मंगूभाई छगनभाई पटेल बन गए। मिजोरम में नए कौन बन गए? हरिबाबू कंभमपति बन गए। और मिजोरम में अभी तक कौन थे? श्रीधरन पिल्लई, वो चले गए गोवा में। हिमाचल प्रदेश में भी नए बने हैं, उनका नाम क्या है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश में जो अब तक थे बंडारू दत्तात्रेय, वो चले गए हरियाणा में। और हरियाणा में जो अब तक थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो त्रिपुरा में चले गए। और त्रिपुरा में जो अब तक थे रमेश बेस, वो झारखंड में चले गए। तो 4 में नए बन गए और 4 में इधर उधर चले गए। और इन सबको याद करने का ट्रिकी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा देखो, राज्यपाल की बात है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम आपको बताना है। तो क्या बताओगे? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश में बनी थी। बताइए, अभी खादी पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ये हमारे परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। पहले इनके पास एमएसएमई मंत्रालय भी था, अब एमएसएमई मंत्रालय इनके पास नहीं है। तो चलो एक प्रश्न आपसे हो जाए, बताइए हमारे नए एमएसएमई मंत्री कौन बन गए हैं? और अभी नितिन गडकरी ये खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट है ये। और अभी उन्होंने जयपुर में इस पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया है। तो सिंपल सा याद रखो, खादी पेंट के ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए नितिन गडकरी। निर्वाचन क्षेत्र इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर। फिर बताइए, अभी हाल ही में देश का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, इसकी स्थापना कहां पे की गई? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये है देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, जिसे कहां पे बनाया गया है? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे। और किसकी तर्ज पे बनाया गया? तो अमेजन नदी। तो अमेजन नदी की तर्ज पे। अमेजन नदी आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में। तो इसमें जब आप जाओगे इस टनल के अंदर, तो इसमें मछलियों और पौधों की काफी प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी। इस टनल की लंबाई 12 फीट है, 12 फीट लंबा टनल है, और इसकी जो एंट्री फीस रखी गई है मात्र 25 रुपए है। अच्छा, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन का उत्पादन ये अकेले कर देते हैं, और विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पे पाई जाती है। चलो आप तो ये बताओ, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे स्टार्ट होगी? हुगली नदी के नीचे। कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है ना। और भारत की पहली मेट्रो भी आपकी यही है, कोलकाता मेट्रो। 1984 में शुरुआत हुई थी। अच्छा, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां चली? मुंबई और विशाखापट्टनम के बीच में चली। और भारत की पहली किसान रेल, ये आपको याद होगा 7 अगस्त 2020 में शुरू हुई थी, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक।
उसके अलावा आपको याद होगा लखनऊ का जो 4 बाग रेलवे स्टेशन है वहां पे भारत का पहला हेल्थ एटीएम शुरू हुआ है, जहां पे यात्री 50 और 100 रुपए में 16 तरह की जांच करा सकते हैं और 10 मिनट के अंदर उनको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। उसी तरह से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में भारत का पहला फन जोन स्थापित किया गया था। और आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, वहां पे एक स्क्वाड मशीन लगाई गई थी। मतलब उस मशीन के आगे 180 सेकंड में अगर आप 30 उठक बैठक लगा लेते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये सारे अभी न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा शिरीषा बांदला। तो शिरीषा बांदला ये अभी 11 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला बन गई हैं। ये भारत में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कल्पना चावला है। और कल्पना चावला से तो आपको याद भी होगा, एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमेन कॉरपोरेशन, उसने अपने सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा था, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया। बाकी नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी बनी थी। मार्था कुम केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। और अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी। चलो आपसे एक प्रश्न का जवाब दो। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, यूएसएसआर से थे। ये कब गए थे? 12 अप्रैल 1961 को, इसीलिए 12 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं अपन। अच्छा, पहले भारतीय व्यक्ति कौन है जो अंतरिक्ष में गए थे? राकेश शर्मा। और भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? गगनयान। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पे बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा जयपुर में। राजस्थान की कैपिटल जो पिंक सिटी है जयपुर, वहां पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। और इस तरह से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। और इस नए स्टेडियम में कितने लोग बैठ सकेंगे, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। और वैसे आपको पता ही होगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही है, गुजरात के अहमदाबाद में, जिसे मोटेरा स्टेडियम, या अभी इसका नाम बदल के क्या हो गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,10,000 लोग बैठ सकते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कहां पर है और कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न में, जिसकी कैपेसिटी है 90,000 लोगों की। और तीसरा अब बनेगा जयपुर में, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। से आपको याद होगा पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। बाकी उड़ीसा के राउरकेला में आपको याद है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। मैंने आपको साथ में याद भी करवाया है कि बिरसा मुंडा के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है। वो कहां पर मिलेगा आपको? रांची झारखंड में मिलेगा, है ना, ध्यान रखना वो भी। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे कार्नेगी कॉरपोरेशन के द्वारा नामित 2021 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया, यानी कि महान प्रवासियों की सूची में? तो आंसर होगा गीता गोपीनाथ और कमलेश लुल्ला। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ये गीता गोपीनाथ, और नासा के वैज्ञानिक हैं कमलेश लुल्ला, जो कि भारतीय मूल के हैं। और इन्हें अभी 34 प्रवासियों के साथ अमेरिका के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूज के द्वारा नामित 2021 के ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है। ये जो कार्नेगी कॉरपोरेशन संस्था है ये हर साल उन प्रवासी नागरिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने योगदान और कार्यों के माध्यम से अमेरिकी समाज और लोकतंत्र को समृद्ध और मजबूत किया है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी दुनिया के बेहतरीन मेडिकल इंस्टीट्यूट की लिस्ट में दिल्ली एम्स कौन से स्थान पे रहा? 23वें स्थान पे। तो अभी अमेरिका की इको वर्ल्ड मैगजीन ने बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज को 23वीं रैंक मिली है। वैसे आपको बता दूं, टॉप 100 की इस लिस्ट में भारत के 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें टॉप पे दिल्ली एम्स है। और इस पूरी लिस्ट में अमेरिका का जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन रहा। इसे दुनिया के बेस्ट मेडिकल कॉलेज का खिताब मिला है। एम्स का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर बताइए, हाल ही में जारी हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय कौन है? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो विराट कोहली ये हुपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष भारतीय हैं, जो फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम पर हर पोस्ट के प्रचार के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए लेते हैं। और अभी इंस्टाग्राम पर उनके 125 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं।
और आपको बता दूं इस सूची में एक और भारतीय हैं प्रियंका चोपड़ा, वो 27वें नंबर पर हैं। और विराट कोहली इस लिस्ट में 19 नंबर पर हैं। भारतीयों में तो टॉप पर है लेकिन लिस्ट में 19 नंबर पे हैं। फिर टॉप पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 295 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर हैं और वे हर एक पोस्ट के 11.9 करोड़ रुपए लेते हैं। दूसरे नंबर पे ड्वेन रॉक जॉनसन है। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई। तो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा जाएगा। वैसे भी आप जानते ही हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही कहा जाता है। कुछ और रेलवे स्टेशनों के नाम मैं आपको याद दिला दूं जो कुछ समय पहले या कुछ समय के अंदर ही बदले गए हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का ही मुगल सराय रेलवे स्टेशन ले लीजिए, अब उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहा जाता है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। अयोध्या एयरपोर्ट भी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का ही है, इसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करा गया। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद जंक्शन प्रयागराज जंक्शन के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद सिटी स्टेशन प्रयागराज रामबाग के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद छिवकी प्रयागराज छिवकी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रयाग घाट स्टेशन भी है जिसे प्रयागराज संगम के नाम से जाना जाता है। और अभी राजस्थान का जो जोधपुर का जो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम महेश नगर किया गया था। अभी आपको याद होगा 2020 की स्मार्ट सिटी जो इंडेक्स आया था उसमें शहरों में तो 2 शहर टॉप पे रहे थे, सूरत और इंदौर। राज्यों की कैटेगरी में कौन सा स्टेट टॉप पे रहा? तो उत्तर प्रदेश। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेस का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा पंचगंगा एक्सप्रेस। तो अभी जो रेल मंत्रालय है उसने बेंगलुरु कारवा एक्सप्रेस का नाम बदल दिया है और बदलकर पंचगंगा एक्सप्रेस कर दिया है। और इसका जो नाम है ये उडुपी जिले की 5 नदियों से लिया गया जो कि कुंडापुर के पास अरब सागर में मिल जाती है। और वे 5 नदियां कौन सी है? सोपर्णिका, चक्र, खेता, कुब्जा और वरही। ये 5 नदियां गंगोली और कुंडापुरा के बीच में पंचगंगावली के रूप में अरब सागर में मिल जाती है, तो वहीं से इसका नाम लिया गया है पंचगंगा। आपको याद होगा नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया था किसका? छाबड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया था। वैसे नेताजी का हम जन्मदिन मनाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हम जन्मदिन मनाते हैं 23 जनवरी को, और उस दिन को हमने एक नया दिवस मनाना शुरू किया है। बता सकते हो कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। आपको याद होगा दिल्ली जैसलमेर इंटरसिटी का नाम बदल के क्या करा गया था? रुणीचा एक्सप्रेस किया गया था। और अभी नई बात है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हमने क्या कर दिया? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कर दिया है। रेलवे स्टेशन का नाम है ना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारतीय सेना में चलता फिरता पुल जिसका नाम है शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम, इसको शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया? तो आंसर होगा डीआरडीओ ने। तो ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत काम आने वाला है, जहां पे कम चौड़ी नदियों और नालों और नहरों को पार करना पड़ता है हमारे सैनिकों को। तो इस सिस्टम की खास बात क्या है? इसमें 5 पुल आप जोड़ सकते हो, यानी कि 50 मीटर तक की नदी को पार किया जा सकता है इसकी सहायता से। और भारतीय सेना को इस तरह के कितने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिले हैं? 12। तो एक की लंबाई है 10 मीटर की, चौड़ाई है 4 मीटर की, और इसको बनाया डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर के बनाया है। अच्छा चलिए बताइए, भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल। और पिनाका नाम अभी न्यूज में था, जिसका सफल परीक्षण किया था अभी डीआरडीओ ने। ये क्या है? ये पिनाका है क्या? ये एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, याद रखना। देखो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में होती है और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, बलस्य मूलम विज्ञानम।